Students, welcome to chemistry. In last lecture, we have studied and completed chapter number 11. उसके एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको रिएक्शंस 2 से 5 बार लिखने के लिए दिए थे. I hope you have prepared all the exercise and reaction regarding to the chapter. अब देखो बच्चों, बाकी के चैप्टर्स में अभी हम वापिस पार्ट 1 में जाएंगे. पार्ट 1 में हमारे चैप्टर्स बाकी है 5, फिर 6 हो गया है, 7, 8 और 9, 4 चैप्टर्स बाकी है. उसमें जनरली मेरी इच्छा थी चैप्टर नंबर 5 लूं, लेकिन चैप्टर नंबर 9 में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है और इजी चैप्टर है, छोटा सा है और चैप्टर 5 बड़ा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चैप्टर नंबर 9 पहले निपटा देते हैं, फिर चैप्टर नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे. ओके, so guys, today we are starting chapter number 9. okay, chapter number 9 जनरली 7 मार्क्स का बोर्ड में चैप्टर होता है, जिसमें से 4 MCQs है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है. टोटल 7 मार्क्स का चैप्टर है, इसलिए 4 MCQ और एक 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा. ओके, नाउन है चैप्टर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इसको दूसरी लैंग्वेज में कहे तो जनरली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. आपको बता दूं, 11 साइंस में आप बहुत सारी टाइप्स के कंपाउंड पढ़ चुके हो. आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, ओके, मेटालिक कंपाउंड, इन सभी टाइप के मोलिकुलर कंपाउंड, इन सभी टाइप के कंपाउंड के अलावा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाउंड है यूनिवर्स में, जिसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा जाता है, विच इज नोन एज कोऑर्डिनेट कंपाउंड. उसकी जनरल इंट्रोडक्शन में सिंपल लैंग्वेज में दूं तो आपको पता होगा विटामिन B12 जो साइनो कोबाल एमाइन है, वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. हमारा ब्लड जो है उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ आयरन. और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उसमें किचन कहा जाता है ग्रीन प्लांट का, वो है उसके लीव्स, और उसके जो लीव्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल नाम का एक केमिकल होता है ग्रीन कलर का, एंड इट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम. तो आप देख सकते हो ह्यूमन बॉडी उसको सस्टेन करने के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चाहिए. विटामिन्स आर आल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एंड ट्रीज में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, so coordination compounds are very very useful. तो इस चैप्टर का सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्नर्स थियरी. एक्सप्लेन वर्नर्स थियरी. ओके, एक्सप्लेन अल्फ्रेड वर्नर थियरी. पिछले 10 साल के केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर्स देख लो, उसमें से मिनिमम 7 to 8 पेपर्स में ये थियरी देखी जाएगी. हर साल मैं ये सोचता हूँ कि यार इस बार तो नहीं होगी, लेकिन एवरी टाइम पिछले 4 सालों में तो हर साल 3 मार्क्स में ये थियरी पूछी है. सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी ऑफ द चैप्टर अल्फ्रेड वर्नर्स थियरी. ओके, साइंटिस्ट का नाम है अल्फ्रेड वर्नर.
अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट ने, जो स्विस साइंटिस्ट था, बराबर, स्विस साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर ने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाए। He had formed number of coordinate compound by some experiment. अपने एक्सपेरिमेंट से नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाए और इन सभी कंपाउंड्स बनाकर उन्होंने अनाउंस किया कि इन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स सेंट्रल मेटल एटम has different two types of valencies. Central metal atom having two types of valencies, primary valency, okay, and secondary valency. डिफरेंट कंपाउंड बना के अल्फ्रेड वर्नर ने पहली बात ये बताई कि सेंट्रल एटम हैज डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इतना ही नहीं, इन्हें नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाए और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का डीप में स्टडी किया था। अल्फ्रेड वर्नर ने अनन्यूमेरेबल कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाए और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का स्टडी करके एक ही कंक्लूजन दिया, जोरदार। वो ये था, सेंट्रल मेटल एटम हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। थोड़ा उनके एक्सपेरिमेंट का झलक हमें दिया हुआ है। साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं क्रोमियम क्लोराइड लूं CrCl3 या फिर कोबाल्ट क्लोराइड लूं CoCl2 और पैलेडियम क्लोराइड लूं PdCl2, तो आप रेडॉक्स चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर चुके हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर ने कहा कि इन कंपाउंड में ये जो नंबर्स हैं, ओके, उस नंबर्स को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। क्या कहेंगे? प्राइमरी वैलेंसी। सो इन CrCl3 chromium has +3 charge, cobalt chloride +2 charge, PdCl2 उसमें +2 चार्ज। ऐसे कोई भी कंपाउंड में जो चार्ज होता है उसे मेटल की प्राइमरी वैलेंसी कही जाती है। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी आई कहां से, उसकी बात करें तो बच्चों, अल्फ्रेड वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड, जिसको लिखते हैं बच्चों कोबाल्ट, उसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, 3 क्लोरीन है तो सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे। तो अल्फ्रेड वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और एमोनिया, इन दोनों को मिक्स करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए थे। साइंटिस्ट कोबाल्ट क्लोराइड और एमोनिया मिक्स करके उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बनाए और उन सभी कॉम्प्लेक्सेस में से एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया, बराबर। उन्होंने क्या किया था, कोबाल्ट क्लोराइड और एमोनिया उसको मिक्स करके एक्सेस AgNO3 डिफरेंट कंपाउंड बना के उसमें एक्सेस AgNO3 ऐड किया, तो डिफरेंट सैंपल्स में डिफरेंट मोल्स ऑफ AgCl मिलता है, बराबर। कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें पूरा का पूरा क्लोरीन AgCl बन के चला गया, कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें कुछ क्लोरीन सॉल्यूशन में रह गया, PPT नहीं बना, कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिसमें क्लोरीन PPT देता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, कोबाल्ट क्लोराइड और एमोनिया, उन दोनों को मिक्स करके उन्होंने डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए और उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सब में एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया। सो डिफरेंट मोल्स ऑफ AgCl PPT के तौर पे मिलते हैं। किसी में सभी के सभी PPTs मिल गए,
किसमें कम मिले, किसमें पीपीटी मिले भी नहीं। तो ऐसा डिफरेंट केमिकल बिहेवियर दोनों कंपाउंड में से बने हुए कॉम्प्लेक्स ने दिखाया। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी होती तो वो तो सेटिस्फाई हो जाने वाली थी। Ag और Cl क्या बनेगा, AgCl व्हाइट पीपीटी। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी भी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? कैसे? मैं सीधा आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करता हूं। ओके, चलो सपोज मैं यहाँ पे 1 मोल, देखिए आप, मैं यहाँ पे 1 मोल यहाँ पे ले रहा हूँ 1 मोल COCl3.6NH3 ऐसा मिक्सचर बनाता हूँ कोबाल्ट क्लोराइड एमोनिया का। वापिस 1 मोल COCl3.5H2O ऐसा मिक्सचर बनाता हूँ 5 एमोनिया। 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड और 4 मोल ऑफ एमोनिया उसका मिक्सचर बनाता हूँ 1 मोल कोबाल्ट क्लोराइड और 3 मोल्स ऑफ एमोनिया उसका मिक्सचर बनाता हूँ। तो अल्फ्रेड वर्नर उसने क्या किया, 1:6 मोल ऑफ एमोनिया, 1:5, 1:4, 1:3 डिफरेंट प्रपोर्शन में उन्होंने एमोनिया ऐड किया। तो इन सभी में कलर भी डिफरेंट मिला। कलर कैसे डिफरेंट मिला, तो कि फर्स्ट सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस येलो कलर का था। ओके, सेकंड सब्सटेंस जो है वो पर्पल कलर का था, इट इज अ पर्पल कलर सब्सटेंस। ओके, पर्पल। So second substance is purple color substance. You can see here purple color substance. Third substance जो है वो green color का substance मिला. So third one is green color substance. और fourth जो है वो violet color का मिला. कैसा मिला? Violet color का. ओके, तो आप देख सकते हो उन्होंने दो कंपाउंड डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स किए तो उनको डिफरेंट कलर के कंपाउंड्स मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 सब में ऐड किया। उन्होंने एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सब में ऐड किया। सो यू कैन सी एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड इन ऑल कंपाउंड। तो भैया सब में 3-3 क्लोरीन है ना, सब में अगर 3-3 क्लोरीन है तो फिर 3 moles of PPT सब में मिलने चाहिए। If all the compounds having 3 chlorine atoms, तो सभी 3 AgCl देने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली प्रूव हुआ है कि फर्स्ट कंपाउंड जो है वो 3 मोल ऑफ AgCl देता है PPT फॉर्म में। सेकेंड कंपाउंड जो है वो 2 मोल ऑफ AgCl देता है। थर्ड एंड फोर्थ कंपाउंड दोनों के दोनों 1 मोल AgCl PPTs देते हैं। ओके, सो प्रेसिपिटेट्स मतलब PPT, डिफरेंट कंपाउंड्स गिविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ PPT। थर्ड और फोर्थ में PPT सेम है, इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को एक दूसरों के आइसोमर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोमर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि दोनों को मिक्स करके डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बनाए, एक्सेस AgNO3 ऐड किया, फिर भी रिजल्ट डिफरेंट था क्योंकि सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तो आपको मैं वही समझा रहा हूं कि दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ मिक्स होके डिफरेंट कंपाउंड ऐसे बना सकते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। आपने देखा कलर कैसा है सबका डिफरेंट, सभी की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, नंबर ऑफ PPT कैसे है डिफरेंट। ओके, तो ये सब कंक्लूजन करके साइंटिस्ट आगे बढ़े। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर ने सभी के एक्वायर्ड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, सभी के एक्वायर्ड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी उसका स्टडी करके एक कंक्लूजन दिया। वो कंक्लूजन
मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। उन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि फर्स्ट वाला जो येलो कंपाउंड था, उस कंपाउंड में एक्चुअली फॉर्मूला होना चाहिए CO NH3 6 times बॉक्स कंप्लीट 3 प्लस डॉट 3Cl माइनस। येलो कलर के कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड ऐसा होना चाहिए, बराबर। ओके, पता कैसे चला? तो कंडक्टिविटी स्टडी करने के बाद पता चला कि उसमें टोटल 4 आयंस हैं। तो हो गया ना 1:3 आयन, बॉक्स वाला पॉजिटिव आयन और पीछे आएंगे 3 नेगेटिव आयन। ओके, सो दिस इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इफ वी टेक पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स, पर्पल, तो पर्पल कलर के कॉम्प्लेक्स में आपको कुछ ऐसा मिला, कोबाल्ट क्लोराइड, एमोनिया उसके 5 मोल, बाहर आएगा 2Cl माइनस। ओके, आप खुद ही देख सकते हो 3 क्लोरीन दिख रहा है ना, CO, Cl और Cl2, और एमोनिया 5 हो गया, बराबर। अब चार्ज की बात करें तो 2 क्लोरीन माइनस है तो बॉक्स क्या होगा, +2। तो यहाँ पे आयन रेशियो होगा 1 पॉजिटिव आयन एंड 2 नेगेटिव आयन, इसीलिए 2 मोल AgCl मिले। अगर मैं बात करूं ग्रीन कलर के कॉम्प्लेक्स की, तो कंडक्टिविटी से पता चला कि उसमें 1:1 आयन होते हैं, मतलब 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव आयन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 4 मोल एमोनिया मिक्स होके बनाते हैं ये कॉम्प्लेक्स। क्लोरीन कितने हैं, 2 और 1 3, और एमोनिया कितने हैं, 4। तो यहाँ पे 2 आयन बनेंगे, Cl माइनस और बॉक्स प्लस, तो रेशियो क्या हुआ, 1:1। और लास्ट में अगर वायोलेट कलर के कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें भी सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला होता है, आएगा COCl2 NH3 4 टाइम्स प्लस डॉट Cl 1:1। तो साइंटिस्ट हमें ये समझाना चाहता है कि आपको पहले येलो कॉम्प्लेक्स में क्यों 3 मोल AgCl मिला, क्योंकि तीनों के तीनों क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी बन के बाहर हैं। ओके, पर्पल कलर में क्यों 2 मोल ऑफ AgCl मिला, क्यों 3 मोल नहीं मिला, क्योंकि 3 उसमें से सिर्फ 2 क्लोराइड आयन बाहर है, 1 क्लोराइड आयन अंदर है, इसलिए आपको 2 मोल AgCl मिलता है। ग्रीन और वायोलेट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसमें सिर्फ 1 मोल AgCl के पीपीटीज मिलते हैं। कितने? 1 मोल AgCl के पीपीटीज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि 1 मोल Cl माइनस ही बाहर है, बाकी के दोनों क्लोराइड आयन अंदर है। 1 मोल Cl माइनस ही बाहर है, बाकी के दोनों Cl माइनस आयन अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयन बॉक्स के बाहर होते हैं वही आयन सेपरेट होते हैं और पीपीटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं, और जो आयन बॉक्स के अंदर रहते हैं, बराबर, वो आयन आयोनाइज नहीं हो सकते और उसके पीपीटीज मिल नहीं सकते। तो ये कंक्लूजन निकाल के साइंटिस्ट ने बताया था कि बाहर वाली जो वैलेंसी होती है वो है प्राइमरी वैलेंसी, और मेटल के लिए अंदर वाली जो वैलेंसी होती है वो है सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, 2 टाइप की वैलेंसी पाई जाती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में येलो, पर्पल, ग्रीन, वायोलेट, कोबाल्ट के साथ 6 आयंस और मोलेक्यूल्स जुड़े हुए हैं। कितने आयंस और मोलेक्यूल जुड़े हुए हैं? 6 क्लोराइड आयन और एमोनिया मोलेक्यूल जुड़े हुए हैं। तो इतना स्टडी करने के बाद साइंटिस्ट अल्फ्रेड वर्नर, उन्होंने कहा कि 6 groups in all either only chloride ion
or ammonia or both remain bonded to cobalt during the reaction. रिएक्शन के दौरान कोबाल्ट के साथ अकेला क्लोराइड आयन या अकेला एमोनिया या दोनों जुड़े हुए ही रहते हैं, आयोनाइज होंगे नहीं। इसके साथ साथ लिखा है द कंपाउंड्स आर फॉर्मुलेटेड एज शोन इन दिस डायग्राम। ये जो कंपाउंड आपको डायग्राम में दिख रहे हैं वो सभी डायग्राम where the atoms within the square bracket, the atoms within the square bracket from a single entity which does not dissociate under the reaction condition. ब्रैकेट के अंदर जो एमोनिया जैसे मोलिक्यूल या क्लोराइड जैसे आयंस हैं वो डिसोशिएट नहीं होंगे कोई भी रिएक्शन कंडीशन में सेपरेट होंगे नहीं। तो ऐसी जो वैलेंसी है अंदर वाली उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, तो अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट ने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके इतना डीप में समझा के जो प्रिंसिपल दिया उसे कहा जाता है वर्नर्स थियरी। इट इज नोन एज वर्नर्स थियरी। तो आगे हम पढ़ेंगे वर्नर्स प्रिंसिपल और थियरी। ओके गाइस, ये उनका मेहनत, मतलब उनकी मेहनत जो थी वो हमने समझाई कि वो लोग कहां से ये सब लाए। अब थियरी में मेन पोस्टुलेट्स यहाँ पे लिखना है। सो in 1898 AD, Alfred Werner, scientist, has given a theory of coordination compound. It is known as Werner's theory. Okay, Werner's theory में फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट के in coordination compound, in coordination compound, just a minute, in coordination compound metal atom or ion occupies two types of linkage, okay, or two types of valency. In coordination compound, metal atom or ion occupies two linkage or valency. दो लिंकेज और वैलेंसी होती है। ओके, मेटल एटम और आयन उसकी दो वैलेंसी है। फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी, ओके, एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सो सेंट्रल एटम और आयन उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। चलो एक एग्जांपल दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। K4FeCN6, ओके, या फिर लिखते हैं CONH3 6 टाइम्स, बॉक्स के पीछे +3। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। जैसे पहले कॉम्प्लेक्स में आपने देखा कि यहाँ पे +4 आएगा पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम ऑलवेज +1 है, तो 4 पोटेशियम होने की वजह से इसकी प्राइमरी वैलेंसी 4 होगी। इसमें कोबाल्ट और 3 क्लोरीन है, तो बॉक्स के ऊपर +3 आएगा, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी आएगी 3। तो प्राइमरी वैलेंसी बॉक्स के बाहर होती है। नाउ सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बॉक्स के अंदर होती है और वो आयोनाइजेबल नहीं है। तो शॉर्ट में याद रखना है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल ऑक्यूपाइज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, चलो सेकंड पॉइंट है the primary valencies are normally ionizable, वो ionizable होती है। Primary valencies are normally ionizable
एंड दे आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। कैसे? देखो, सपोज मेरे पास स्टूडेंट्स ऐसा है कंपाउंड CONH3 6 टाइम्स, ऐसा कोई कंपाउंड है। अब कोबाल्ट का चार्ज +3 है, एमोनिया न्यूट्रल, तो पूरा बक्सा क्या हुआ? +3 हुआ ना। अच्छा, उसको न्यूट्रल करने के लिए आप क्या करोगे? Cl3 लिखोगे या फिर लिखोगे 3Cl-। So the primary valency are ionizable and it is satisfied by negative ion. अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन करूं, if I am doing ionization of this complex, तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा बॉक्स आएगा CONH3 6 टाइम्स +3 और बचेगा क्या? 3Cl-। So primary valency are ionizable and it is satisfied by negative ion, वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, द सेकेंडरी वैलेंसी are non-ionizable. The secondary valency are non-ionizable and it is satisfied by negative ion and neutral molecule. It is satisfied by negative ion and neutral molecule. ओके, तो सेकंड और थर्ड पॉइंट आपको कंप्लीटली याद रखने हैं। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल and it is satisfied by negative ion. The secondary valency are non-ionizable and it is satisfied by negative ion or neutral molecules. Okay, और याद रखियो, the number of secondary valency is equal to coordination number of metal. सेकेंडरी वैलेंसी के नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं और कोई भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड होता है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इज फिक्स्ड। ओके, चलो वही एग्जांपल लेंगे बच्चों पूरी थियरी में। मैंने लिया CONH3 6 टाइम्स Cl3, ऐसा कॉम्प्लेक्स लिया है। चलो, आपने आयोनाइजेशन किया तो कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH3 6 टाइम्स +3 और 3Cl-। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो Cl- आयन सेपरेट हुआ है वो प्राइमरी वैलेंसी था। अब बक्से की बात करते हैं। इस बॉक्स में होता क्या है? लेट अस सी। इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स को है ना स्पेसिफिक नाम देते हैं, उसका नाम है फर्स्ट अट्रैक्शन स्फीयर। उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट अट्रैक्शन स्फीयर। तो स्टूडेंट, इस बॉक्स में सेंटर एटम कोबाल्ट, उसके आसपास 6 मोल ऑफ एमोनिया है, वो ऑक्टाहेड्रल शेप में अरेंज होंगे। आपको पता है ना ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे बनता है? एक स्क्वायर बनेगा ऐसे, ओके, उसके ऊपर 1 और डाउन साइड 1 एमोनिया कंबाइन होगा, सो इट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल शेप। तो CONH3 6 टाइम्स ऐसा स्ट्रक्चर है। आपको पता है कोबाल्ट का चार्ज जनरली होता है +3, उसके साथ 6 मोल ऑफ एमोनिया कंबाइन होके पूरा फर्स्ट अट्रैक्शन स्फीयर बनाया, जिसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। चलो आप ही बताओ, कोबाल्ट का चार्ज क्या है? +3 है ना। कोबाल्ट का चार्ज क्या है? +3। ओके, एमोनिया कैसा है? न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, तो पूरा बॉक्स कैसा होगा? +3।
तो कोबाल्ट का चार्ज +3, एमोनिया न्यूट्रल, तो पूरा बॉक्स होगा बच्चों +3। नाउ इस पूरे अरेंजमेंट को कहते हैं फर्स्ट अट्रैक्शन स्फीयर और कॉम्प्लेक्स आयन। इसमें आपने देखा नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देकर सामने से बॉन्ड बनाता है। ऐसे बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन गेन्स डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू कोबाल्ट और टोटल 6 बॉन्ड बनाए ना, तो इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल गेन करके कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। इसलिए लिखा है द सेकेंडरी वैलेंसी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने ना उन सभी को कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो फाइनली आपने समझ लिया होगा। ओके, क्या समझा होगा? द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयोनाइजेबल, वो आयोनाइज नहीं होती है। These are satisfied by ammonia like neutral molecule and chlorine Cl- like negative ion. The secondary valency is equal to the coordination number of metal which is fixed for different metal. कोई भी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, लेकिन नाउ प्रूव हो चुका है कि एक ही मेटल डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्यूपाई कर सकती है। ओके, एक ही मेटल, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है ना, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी। ठीक है, अगर आप कोबाल्ट की बात करें तो उसका दूसरा एक कॉम्प्लेक्स है K2COCl4। K2COCl4 दूसरा कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितना बॉन्ड बना है? 4 है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो ये पुराने जमाने की बात है जब ऐसा माना जाता था कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स्ड। नाउ इट इज प्रूव्ड दैट कोऑर्डिनेशन नंबर्स आर डिफरेंट। ओके, नाउ point number 4, the ions or group bound by secondary valencies okay, the ion or neutral molecule or group bound by secondary valencies to the metal, okay, have characteristic spatial arrangement। सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए नेगेटिव आयन, कोई भी आयन और न्यूट्रल मोलेक्यूल वो मेटल के साथ कैरेक्टरिस्टिक मतलब स्पेशल अरेंजमेंट में जुड़े हुए होते हैं। ओके, और उनके हिसाब से उनकी डिफरेंट जियोमेट्रिकल शेप्स होती है। तो याद इतना रखो, द आयन और ग्रुप बाउंड बाय सेकेंडरी वैलेंसी टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू देयर जियोमेट्रिकल शेप्स। उनके शेप्स के हिसाब से डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेटल के साथ 2 नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मोलेक्यूल जुड़े, तो ये नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मोलेक्यूल जो है ना, उनको जनरली कहा जाता है लिगेंड, जो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो वैसे मोलेक्यूल का शेप आता है लीनियर शेप। अगर Ml3 है तो उसका शेप आता है ट्रायंगुलर प्लानर शेप।
ओके, अगर Ml4 है तो आएगा टेट्राहेड्रल शेप और क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लैनर शेप। अगर Ml5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आएगा और टेट्रागोनल पिरामिडल शेप, टेट्रागोनल पिरामिडल शेप, या फिर उसको ऐसा भी कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल शेप। कौन सा शेप कहेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, और Ml6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। तो वो पॉइंट ये कहना चाहता है कि डिफरेंट शेप्स के हिसाब से हर एक मेटल के साथ उसका आयन और ग्रुप स्पेशल और कैरेक्टरिस्टिक अरेंजमेंट में जुड़ता है। ऐसी डिफरेंट टाइप्स की जो अरेंजमेंट है, डिफरेंट टाइप्स की, उन सभी अरेंजमेंट को कॉमनली कहा जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहा जाता है। So different types of geometrical shapes of this complex compound are known as, क्या कहेंगे उनको, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो फोर्थ पॉइंट जो है वो कंपलसरी याद रखना, जियोमेट्रिकल शेप्स के लिए दिया है। और फाइनली आप याद रखेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को ऑलवेज बॉक्स में लिखा जाता है। सेकेंडरी वैलेंसी को ऑलवेज बॉक्स में लिखा जाता है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से जो सब्सटेंस बने उस सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेट सब्सटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों दो बातें हो सकती है, ये कॉम्प्लेक्स जो है ना वो न्यूट्रल हो, या फिर ये कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होना चाहिए। फिर से, कॉम्प्लेक्स में दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, दूसरा ऑप्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो उसके पीछे आपको नेगेटिव चार्ज का आयन बैलेंसिंग में रखना होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आयन उसके आगे आपको रखना होगा। तो बच्चों ऐसे आयंस को काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहेंगे, काउंटर आयन। This type of ions which are balancing the charge of complex, they are known as counter ion. उनको काउंटर आयन कहा जाता है। तो ये चारों पॉइंट अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना फटाफट से। पहला पॉइंट होगा टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी सेकेंडरी। दूसरा पॉइंट है प्राइमरी नॉन आयोनाइजेबल, सॉरी हाँ, प्राइमरी आयोनाइजेबल और वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। थर्ड पॉइंट, secondary valency is non-ionizable, it is satisfied by neutral molecule or negative ion. सेकेंडरी वैलेंसी उसकी वैल्यू कोऑर्डिनेशन नंबर जितनी होती है जो कोई भी मेटल का फिक्स होता है। रॉन्ग है, फिर भी वही लिखना है। फोर्थ वन, आयन और ग्रुप मेटल के साथ कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट में कंबाइन होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर जियोमेट्रिकल शेप्स। फिर आपको शेप को एक्सप्लेन करना है। इन सभी शेप को जनरली कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। और लास्ट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बॉक्स में लिखते हैं। बॉक्स न्यूट्रल है तो आगे पीछे कुछ नहीं, बॉक्स पॉजिटिव है तो पीछे नेगेटिव आयन, बॉक्स नेगेटिव है आगे पॉजिटिव आयन। तो ऐसे आयंस को काउंटर आयन कहा जाता है। ओके, वेरी वेरी सिंपल। और लास्ट टॉपिक, मतलब उसमें उसी थियरी में लास्ट पॉइंट दिया है, एग्जांपल्स दिए हैं कि अगर CONH3 6 टाइम्स +3 आयन है जो आगे हमने लिया था, COClNH3 5 टाइम्स +2 है, या फिर COCl2NH3 4 टाइम्स +1 है,
तो इन सभी में आप देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 6 है। देखो 6, 5 + 1 6, 4 + 1 4 + 2 6। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, इसीलिए ऐसे कॉम्प्लेक्सिस का शेप होता है ऑक्टाहेड्रल। लेक्चर नंबर 5 में आप ये सभी शेप्स खुद प्रूव करोगे, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। अगर टेट्राहेड्रल शेप चाहिए तो उसका एग्जांपल है NiCO4, और स्क्वायर प्लानर शेप चाहिए तो उसका एग्जांपल है बच्चों PtCl4-2। तो टेम्पररी ये एग्जांपल और शेप याद रखना, ओके। ज्यादा हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। So today we have completed first theory of the chapter, Werner's theory.